नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राजवंश। भारत के राजवंश में हम पढ़ेंगे जो गंग वंश थे, कश्मीर के जो वंश थे, और साथ में सेन वंश पढ़ेंगे हम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो कश्मीर वंश थे वो कश्मीर में थे, और जो कामरूप वंश था जो असम, कामरूप असम को कहा जाता था पहले, तो वो असम वाले क्षेत्र में था। जो सेन वंश था वो बंगाल के क्षेत्र में था, और जो गंग वंश थे वो दो थे, जो एक पश्चिमी गंग वंश, एक था पूर्वी गंग वंश। इस डायग्राम में दोनों दिखाए गए हैं और आपको इस डायग्राम को याद रखना है, और फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला है गंग वंश। गंग वंश से उसकी दो शाखा थी, एक थी पश्चिमी गंग वंश और दूसरी थी पूर्वी गंग वंश। जो पश्चिमी गंग वंश थे उनके संस्थापक थे कोंगनी वर्मा, और इन्होंने अपना जो साम्राज्य है, मतलब क्षेत्र है, वो कर्नाटका तक विस्तार कर लिया था उसका। इसके बाद आते हैं गंग चतुर्थ। गंग चतुर्थ इनके समय श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनी थी, और बाहुबली की भी बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी। और ये मूर्ति इनके जो मंत्री थे चामुंड राय, उनकी देखरेख में बनी थी, मतलब उन्होंने बनवाई थी, चामुंड राय शासकों ने। इसके बाद आते हैं बुतुंग द्वितीय। इन्होंने जो अपना क्षेत्र है वो दक्षिण में जो तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी है उसके बीच तक अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था, और राजधानी तलकाड घोषित कर दी थी। इसके बाद आते हैं हम पूर्वी गंग वंश में के बारे में, जिसमें पूर्वी गंग वंश है वो पूर्व दिशा की ओर था, इसलिए इसे पूर्वी गंग वंश कहा गया है। इसकी जो राजधानी थी वो कोलार थी, और इसका जो क्षेत्र विस्तार था वो कलिंग पर था, जो उड़ीसा का राज्य है वहाँ पर इनका क्षेत्र विस्तार था, वहाँ पर ये राज करते थे। इसका जो संस्थापक था वो अनंत वर्मन कोंड गंगदेव था, जिसने जो अपना राज्य है वो उत्तर में जो बिहार में गंगा है वहाँ से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैला लिया था, मतलब वहाँ तक इसने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। इसके समय में जो पुरी में है फेमस जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण हुआ था। ये आपको याद रखने हैं कि मंदिर जो निर्माण हुए हैं फेमस मंदिर, वे किसके शासनकाल में हुए हैं और किस वंश के वे। इसके बाद आते हैं केसरी। इन्होंने क्या किया था, इनके समय में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। इसके बाद आते हैं नरसिंह देव, जिनको नरसिंह देव प्रथम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम अनंग भीम था, और ये अंतिम महान शासक थे इस वंश के। इन्होंने क्या किया था, कोणार्क में जो विश्व में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो बनवाया था ये। और इसके बाद जो अंतिम शासक था इस वंश का वो था चतुर्थ, जिसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अब आते हैं हम कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर में कुल 3 राजवंश हुए हैं, एक था कारकेट, एक था उत्पल, और एक था लोहार वंश। जो कश्मीर के राजवंश हैं उनका पहला वंश है कारकेट वंश। इस वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, और दुर्लभ वर्धन के समय हवेनसांग आया था। मतलब जैसे हमें ये पता है कि हवेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था जब उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का शासन था, तो उसी समय कश्मीर में दुर्लभ वर्धन का उस समय शासन था। इस दुर्लभ वर्धन है, इसका पुत्र था दुर्लभक, जिसने कश्मीर में प्रतापनगर की स्थापना की थी। इसके बाद आया था तारापिन, जो एक क्रूर शासक था, मतलब निर्दयी शासक कहा जा सकता है उसको। इसके बाद आते हैं ललितादित्य, जिन्होंने हुश्कपुरा में, जो हुश्कपुरा स्थान है कश्मीर में, वहाँ पे बौद्ध मठ बनवाया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और इन्होंने चंदेल जो शासन यशोवर्मन है उनको भी हराया था, और इन्होंने कश्मीर में ही मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको सूर्य मंदिर कहा जाता है। इसको सिर्फ सूर्य मंदिर कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछें कि विश्व में प्रसिद्ध कौन सा सूर्य मंदिर है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके बाद आते हैं जयपिंड, जो इस वंश के अंतिम शासक थे कारकेट वंश के। इसके बाद चलते हैं हम उत्पल वंश में, जो कश्मीर का ही राजवंश था। इसके जो संस्थापक थे वो अवंती वर्मन थे, और इन्होंने अपने नाम से कश्मीर में अवंतीपुर नगर और अवंती नहर की स्थापना करवाई थी। इसके बाद अवंती वर्मन के बाद जितने भी कश्मीर में राजा हुए हैं वो इतने कुशल नहीं थे, तो इसलिए क्या किया, उस क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने मतलब अपने विचार मिलाकर एक दूसरे से, तो उन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया कि जो प्रभाकर देव थे उस समय ब्राह्मण, उनके पुत्र यशस्कर को गद्दी पर बिठाया था।
तो यशस्कर ने उस समय उसके बाद राज किया था उत्पल वंश पर कश्मीर में। इसके बाद क्या होता है कि इस वंश में सबसे शक्तिशाली महारानी आती है, जिस महारानी विद्या, जिसने इस जो कश्मीर का क्षेत्र है उस पर शासन किया था। लेकिन उनकी जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद महारानी विद्या का एक भतीजा था जिसका नाम था संग्राम राज। उसने प्रशासन को संभाला था, मतलब उसने कश्मीर पर फिर राज किया था, और उसने फिर एक नया वंश चलाया था, लोहार वंश। तो लोहार वंश जो कश्मीर का तीसरा वंश है, उसके संस्थापक हैं संग्राम राज। संग्राम राज का पुत्र था हर्ष। इसके समय असल में क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था, लेकिन हर्ष ने उस समय कुछ भी नहीं किया था कश्मीर के लोगों के लिए। तो इसकी तुलना नीरो से की जाती है, क्योंकि नीरो एक वो शासक था इतिहास में, जब रोम में अकाल पड़ा था तो इसने कुछ नहीं किया था, मतलब बैठे बिठाए देखता रहा था, एक राजा की जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। तो इसलिए हर्ष की तुलना नीरो से की गई है। हर्ष के बारे में क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है इसके दरबार कवि के बारे में, जो कि कलहण थे, जिनकी पुस्तक थी राजतरंगिणी। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि किस पुस्तक में कश्मीर के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो वो पुस्तक थी राजतरंगिणी, क्योंकि इसी से हमें कश्मीर के सारे वंश की जानकारी मिलती है। और इसके बाद आते हैं जयसिंह। जो जयसिंह शासक थे, मतलब कलहण ने हर्ष के दरबार में जब था तब लिखनी स्टार्ट की थी राजतरंगिणी पुस्तक, लेकिन जो वो कंप्लीट हुई थी वो जयसिंह के दरबार, जब दरबार कवि थे तब हुई थी, मतलब जयसिंह के शासनकाल में। इसके बाद जो जयसिंह हैं उसके समय तुर्कों का आक्रमण हो गया था, तो तुर्कों ने इसे हरा दिया था और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया था। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है, तुर्कों ने जब कश्मीर पर आक्रमण कर लिया था तो उसके बाद तुर्कों में एक योग्य शासक हुआ था जिसका नाम था जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने कश्मीर में बहुत सारे सुधार किए थे जैसे अकबर ने भारत में किए थे। इसके बाद है सेन वंश। जो सेन वंश था वो जो बंगाल के क्षेत्र में था ये वंश, और क्योंकि बंगाल में पहले पाल वंश राजा थे तो इन्होंने क्या किया था, ये पाल वंश के सामंत थे तो इन्होंने उनको मार दिया था पाल वंश को, और खुद वहाँ पे क्षेत्र हथिया लिया था उनको और खुद राजा बन गए थे। तो ये जो सेन वंश था ये पहला ऐसा वंश था इतिहास में जिन्होंने हिंदी में अभिलेख लिखवाए हैं। अभिलेख मतलब जो भी चीज़ ये करते थे वो बड़े बड़े जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख होते हैं, उन पर अपनी चर्चा छपवाना, वो सब इन्होंने हिंदी में करवाए थे। तो ये पहले ऐसे वंश थे। इनकी राजधानी लखनौतिया थी, जिसको नदिया भी कहा जाता है, जो बंगाल में एक स्थान है। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे सामंत सेन। इसके बाद आते हैं हेमंत सेन, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फिर आते हैं विजय सेन, जिन्होंने जो शिव जी के बहुत बड़े भगत थे तो इसलिए इन्होंने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आते हैं भल्लाल सेन। इनके समय में जो साहित्य का, बंगाल के साहित्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। इसने खुद 2 रचनाएं लिखी थी इसके समय, एक थी दान सागर और एक थी अद्भुत सागर। और फिर इसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन विष्णु भगवान की पूजा करते थे और इसने लक्ष्मण सेन ने अपने नाम से, लक्ष्मणवती के नाम से, नई राजधानी बनाई थी बंगाल में। इसके समय ही अद्भुत सागर थी जो रचना वो कंप्लीट हुई थी। और इसके समय में एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे जयदेव, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंदम, जो कि आपको याद रखनी है। इसका जो न्यायाधीश था और मुख्यमंत्री था वो था हलायुद्ध। इसके बाद आते हैं कामरूप का वर्मन शासन वंश। कामरूप को पहले जो असम था पहले उसको कामरूप कहा जाता था, और इस जो वर्मन वंश थे असम में उसके संस्थापक थे पुष्य वर्मन, और इन्होंने वहाँ पर राजधानी बनाई थी प्राग ज्योतिषपुर को। इसके बाद आते हैं भूतिपुर वर्मन, जिन्होंने पूरे के पूरे असम को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसका पता हमें इसके निधनपुर अभिलेख से मिलता है।
इसके बाद आते हैं सुस्थित वर्मन, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, तो इसलिए इन्होंने अपने इनको उपाधि मिली थी महाराज अधिराज की। इसके बाद आते हैं सुप्रतिष्ठित, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और फिर इसके अंतिम शासक आते हैं भास्कर वर्मन। इसके जो मित्रता थी वो कन्नौज के हर्षवर्धन शासक से थी। इसके बाद आता है कि हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश हैं, ये उत्तर पश्चिम भारत का पहला हिंदू राज्य था, मतलब जहाँ पे हिंदू लोगों का शासन था। एक्चुअली में जो ये वंश था वो कल्लर ने स्थापना की थी इसकी उत्तर पश्चिम भारत में। और जो कल्लर था पहले ब्राह्मण मंत्री था ये, जो राजा लघुर्तमान के दरबार में, लेकिन फिर इसने राजा लघुर्तमान को गद्दी से हटा दिया और वहाँ पे खुद बैठ गया था और वहाँ पे हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। और ये क्योंकि और इसे हिंदू शाही वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि कल्लर एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण होने के बाद ये राजा बना था, तो इसलिए इसे हिंदू शाही वंश कहा जाता है। इसकी जो राजधानी थी वो उद्भांडपुर थी उत्तर पश्चिम भारत में। इसके बाद आते हैं भीम। फिर उसके बाद जो अंतिम राजा आता है वो था जयपाल। इसके समय में गजनबी ने इस पर आक्रमण किया था और जब ये हार गया था तो इसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। धन्यवाद। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।